तो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे मैं नोट्स के तरीके से बिल्कुल आपको लिखाऊंगा। अगर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है जो मैंने बनाई है। एंड इस पर्टिकुलर बुक का नाम है बिपिन चंद्रा की ये बुक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और काफी इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा सिविल सर्विसेज की या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको ये पता ही होगा कि बिपिन चंद्रा की ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। पतली सी किताब है बट मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से अनराइवल करती है, बहुत अच्छे से समझाती है कि स्टूडेंट को। साथ में अगर मेरे से पढ़ते हो, मेरे सपोर्ट के हिसाब से चलते हो, मेरे एक्सप्लेनेशन को देखते हो, तो मैं आपको ये और भी इजी बना दूंगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से सुनना है और नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक है सिपॉय रिवोल्ट 1857, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना दोस्तों स्टार्ट होती है 10 मई को, जब मेरठ में सिपाही जो थे मेरठ में म्यूटिनी करते हैं, और वहां से सीधे आते कहां पे, वहां से ये चल के आते हैं बहादुर शाह किला के रेड फोर्ट पे। ठीक है, रेड फोर्ट पे ये पहुंचते हैं। ठीक है, रेड फोर्ट पे पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं ये पहुंचते हैं 11 मई को। ठीक है, रेड फोर्ट पे पहुंचते हैं दिल्ली 11 मई को। जमुना नदी को क्रॉस करके ये आते हैं 11 मई को। कब? 1857 में। ये विद्रोह स्टार्ट होता है 10 मई को, याद रखिएगा। कहां से स्टार्ट होता है? मेरठ से। ये सवाल पूछ लेता है। और ये पहुंचते हैं 11 मई को कहां पे? लाल किला पे। लाल किला पे क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इनको एक लीडर की जरूरत थी, एक शहंशाह की जरूरत थी, जो कि इनके म्यूटिनी को, इनके रिवोल्ट को लीड कर सके। जब ये पहुंचते हैं दिल्ली दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर उस समय काफी बूढ़ा और पेंशनर हो चुका होता है। तो उसको, उसके मतलब हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय कह लो, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, तो ये काफी ओल्ड एज में पहुंच चुका था और ब्रिटिशर्स का पेंशनर था। ब्रिटिशर्स का पेंशनर था, पेंशनर था ये। ठीक है, पेंशन पे जी रहा था। तो इसने जब देखा सिपाहियों को बिल्कुल खड़े थे, इसको घेर लिया, तो इसको कुछ समझ ही नहीं आया। बहादुर शाह को कुछ समझ ही नहीं आया। ये सोचने लग गया कि क्या करूं, अगर मैं लेट से कि सिपाहियों के साथ जाता हूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेरे से नाराज हो जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे मार सकती है। इसको डर था। तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली कहानी थी। ठीक है, तो वही बात है, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसे फाइनली ये लग गया कि अगर मैं सिपाहियों को मना करूंगा तो सिपाही भी मार देंगे मुझे। बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप देने की जो है, लीडरशिप जो है देने की यहाँ पे, ठीक है, लीडरशिप दिया इन्होंने। बहादुर शाह जफर ने इस पार्टिकुलर म्यूटिनी को लीडरशिप दे दिया। ठीक है, पेंशनर था ब्रिटिशर का बट लीडर बना ये सिपाही रिवोल्ट का। ठीक है, और खुद को इसने शहंशाए हिंदुस्तान घोषित कर दिया। खुद को इसने क्या घोषित कर दिया? शहंशाए, शहंशाए हिंदुस्तान घोषित कर दिया। हिंदुस्तान खुद को घोषित कर दिया कि भाई अब मैं ही शहंशाह हूं और इनको जो है मैं लीड करूंगा। ठीक है, यहां से जो है स्टार्ट हो जाती है ये म्यूटिनी, और खाली मेरठ और दिल्ली तक नहीं रहती है, फैल जाती है पूरी तरीके से। जब ये बंदे दिल्ली पहुंचते हैं ना, ये जो रिवोल्ट करने वाले सिपाही होते हैं, जब दिल्ली पहुंचते हैं तो ये जो है बहुत सारे ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारते हैं। उसमें एक बंदा है साइमन फ्रेजर, साइमन फ्रेजर को मारते हैं। ये पुलिस वाला होता है। ठीक है, और अदर कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी मारते हैं। ठीक है, प्लस सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेर किल्ड, ऑफिशियल्स वेर किल्ड। ठीक है, मारे जाते हैं।
ठीक है, साइमन फ्रेजर को मारते हैं और कुछ और भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये मारते हैं, और इस तरीके से सिपाही रिवोल्ट जो है फैलने लगता है धीरे धीरे। ये फैलता है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां तक ये फैलता है। ठीक है, कहां कहां तक फैलता है, तो ये फैलता है नॉर्थ में। नॉर्थ पूरा जो है इंडिया, नॉर्थ इंडिया पूरा फैल जाता है, जिसमें आप अवध रीजन कह सकते हो। ठीक है, अवध रीजन है और तमाम ऐसे रीजन जो है कानपुर वानपुर ऐसे जगहों पे फैल जाता है। सेंट्रल इंडिया पे भी ये फैलता है, सेंट्रल इंडिया में भी ये फैलता है, सेंट्रल इंडिया में फैलता है, नॉर्थ में फैलता है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया जो है वो थोड़ा सा कम फैलता है। ये साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा कम फैलता है। पंजाब और बंगाल में ये मार्जिनली फैलता है। ठीक है, पंजाब और बंगाल में मार्जिनली फैलता है, मार्जिनली। ठीक है, अगर बात करें दोनों की, पंजाब और बंगाल की, तो यहाँ पे छिटपुट फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता है, बट नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये खूब फैलता है। साउथ इंडिया में ये इसलिए नहीं फैलता, कई बार पूछ लेता है कि साउथ इंडिया में सिपाही रिवोल्ट क्यों नहीं फैला। सिपाही रिवोल्ट के कारणों को डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज जाते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया में इसलिए नहीं फैला क्योंकि साउथ इंडिया में इससे पहले कुछ म्यूटिनी हुई थी। वेलुथम्पी की ले लो, कुट्टा बोमन की ले लो, उनकी जो सप्रेशन था, उनकी जो रिवोल्ट हुई थी, उनका सप्रेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो काफी रूथलेसली किया था, इसलिए जो है ये साउथ में इतना ज्यादा नहीं फैला। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ेंगे। पंजाब और बंगाल में भी कम फैला क्योंकि पंजाब और बंगाल ने भी ना बहुत सारा जो है सप्रेशन देखा था, ब्रिटिशर्स के पावर को देखा था कि रिवोल्ट करने का नतीजा क्या होता है, तो वहां भी बहुत कम फैला था। लेकिन हिम्मत वाले थे नॉर्थ वाले और सेंट्रल वाले, जिन्होंने इस रिवोल्ट को काफी आगे तक पहुंचाया। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो इस स्ट्रेंथ में अगर देखें हम, स्ट्रेंथ कितना था सिपाहियों का, तो ये स्ट्रेंथ 2,24,000 के आसपास था। ठीक है, 2,32,000, इनफैक्ट 2,32,000, पूरा डाटा बताऊं तो 2,32,224 था। ठीक है, इतने सिपाही जो थे स्ट्रेंथ में थे, इतने सिपाही जो थे उस समय स्ट्रेंथ था सिपाहियों का, लेकिन ये पूरा नंबर जो है रिवोल्ट नहीं किया। इसमें से ओनली हाफ ने रिवोल्ट किया, हाफ रिवोल्टेड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हाफ रिवोल्ट किया इन्होंने, हाफ इसमें से, यानी कि 1,16,000 के आसपास सिपाहियों ने रिवोल्ट किया। इसका मतलब हाफ ने जो है रिवोल्ट नहीं किया, नंबर वन, हाफ ने रिवोल्ट नहीं किया। यही तक खत्म नहीं होता है मामला, हाफ ने जो रिवोल्ट नहीं किया उसमें से बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जिन्होंने इन सिपाहियों से लड़ाई लड़ी जो हाफ रिवोल्ट किया था, क्योंकि वो तो सर्विस कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोल रही थी वो कर रहे थे। तो हाफ जो रिवोल्ट किए उनके अगेंस्ट में लगभग कह सकते हो हाफ से थोड़ा कम, क्योंकि बहुत सारे सिपाही चुप हो गए, कुछ नहीं कर रहे थे, जा भी रहे थे रिवोल्ट वालों को सप्रेशन करने, तो कई बार वो उनको जानबूझ के सप्रेस नहीं कर रहे थे। बट कह सकते हैं कि हाफ तो नहीं, बट थोड़ा सा हाफ से कम जो है इन हाफ रिवोल्ट जो सिपाहियों ने किया, इनके अगेंस्ट में ये लड़े, हाफ वालों ने इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। ठीक है, आधे तो रिवोल्ट कर गए, लेकिन आधे जो बचे उसमें से बहुत सारे सिपाहियों ने इनके ही अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और इनको सप्रेस करने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई इससे मतलब ये जो रिवोल्ट हुआ ना, इसके पीछे थोड़ी और भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 मई को तो रिवोल्ट हो गया, लेकिन 10 मई से भी पहले अगर जाओगे तो एक्चुअली इसका जो 19th इन्फेंट्री थी, एक 19th इन्फेंट्री बोलते हैं, बेरहमपुर में थी ये, 19th इन्फेंट्री थी, पैदल सेना वाली थी ये। ठीक है, मेरा माइक काम कर रहा है ना, हाँ ठीक है, तो 19th इन्फेंट्री थी जो कि बेरहमपुर में स्थित थी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था मेन कारण उसका, जिसका रिवोल्ट का जो मेन कारण था, जो कि मतलब कहते हैं ना कि तत्काल कारण था, जो वो था रॉयल इनफील्ड
राइफल्स। ये राइफल मेन कारण बना था और इस इन्फेंट्री ने इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था वो मैं बता देता हूँ। रॉयल इनफील्ड जो राइफल था ये कुछ इस तरीके का राइफल दिखता था दोस्तों। ये मैं बना देता हूँ, मान लो इस तरीके का, क्या ये कुछ इस तरीके का राइफल था, ठीक है। और ये राइफल एज सच कोई इशू नहीं था, ये राइफल जो था ये एज सच कोई इशू नहीं था, इशू था इसका कारतूस। जो कारतूस जो था उसका जो आउटर पोर्शन था, ऐसे था ये कारतूस, इसके अंदर जो है बारूद भरा हुआ था और ये जो ये पोर्शन था इसको कट करना पड़ता था दांत से, फिर जो है इसके बारूद को भरना पड़ता था इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद ये फायर होता था। तो ये जो आउटर लेयर था इसका, जो कवर कह सकते हैं, ये मेन मुद्दा था क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये काऊ और पिग की, काऊ एंड पिग की चर्बी से बना था, पिग की फैट से बना था और इसे काट के सिपाहियों को भरना पड़ता था इस राइफल में, जो कि मेन मुद्दा बना कि भाई सिपाही रिवोल्ट क्यों हुआ। तत्काल कारण बना क्योंकि ये धर्म को अफेक्ट कर रहा था। काऊ हिंदुओं के लिए बहुत एक सैक्रेड एनिमल माना जाता है इनफैक्ट, और पिग जो है ये मुस्लिम भाइयों के लिए माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के जो है रिलीजियस को, रिलीजन को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, सेंटिमेंट को अफेक्ट कर रहा था रिलीजन के। तो ये इस वजह से जो है बेरहमपुर में ये जो इन्फेंट्री खड़ी थी इन्होंने मना किया था, इन्होंने मना किया था और इसी को मना करने की वजह से तुरंत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया, डिसबैंड कर दिया, ठीक है, इस इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया था। तो ये तो एक इंसिडेंट आपने देखा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का, मंगल पांडे का बैरकपुर में, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को ही मार दिया था, ठीक है, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को ही मार दिया था और इनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो मंगल पांडे जो थे वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो है पूछा जा सकता है सवाल, 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे ये, और इन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पे ही के ऑर्डर को ही डिफाई किया और उन्हें गोली भी मार दिया मंगल पांडे ने। और बहुत इनका नाम है, इनके ऊपर मूवी भी है, मूवी भी आप देख सकते हो, ठीक है, मूवी भी देख सकते हो, मूवी भी बनी हुई है इनके ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट ये इंसिडेंट था। तो ये सब ऐसे चल रहा था, ठीक है, कि 19th इन्फेंट्री ने मना कर दिया, रॉयल इनफील्ड कार्सल जो ये कार्ट्रिज को काटने से मना कर दिया, इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने भी अपने सार्जेंट मेजर को मारा, ठीक है, इनको एक्सिक्यूट भी किया। इसके अलावा 7th जो अवध रेजिमेंट था, दे ऑल्सो डिफायर्ड देयर ऑफिसर्स। जो 7th अवध जो रेजिमेंट था, रेजिमेंट, इसने भी अपने ऑफिसर्स को डिफाई किया, मतलब उनके ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे। दे डिफाइड देयर ऑफिसर्स, ठीक है, 7th अवध रेजिमेंट के भी सिपाहियों ने अपने ऑफिसर्स को डिफाई किया था। तो इस तरीके से कुछ इंसिडेंट चल रहा था, सिपाहियों में आक्रोश था। कारण अभी भी मैं बताऊंगा आपको, अभी कारण पे तो जो तत्काल कारण है वो बता ही दिया कि ये एक धर्म का इशू बन गया था और इन सिपाहियों ने मना कर दिया और इस राइफल को यूज करने से लगभग सभी सिपाही मना करने लग गए थे। चलिए मिटाता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो अब हम बात करते हैं अगर इस पर्टिकुलर रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट तो बहुत फैला ना, नॉर्थ इंडिया में फैला, लगभग सेंट्रल इंडिया में भी फैला। तो इस रिवोल्ट में ऐसा था कि लीडर इनको ढूंढ रहे थे, बेचारे सिपाही खुद से लीड नहीं कर पा रहे थे, तो ये लीडर ढूंढ रहे थे। लीडर ढूंढने के चक्कर में इनको लीडर तो मिले, लेकिन उसमें बहुत लीडर ऐसे थे जो कि विल पावर उनका कमजोर था। एक आधा थे, जैसे कि बरेली में खान बहादुर,
खुद एक पेंशनर थे और शुरू में तो डर गए थे, तो इन्होंने इसकी सूचना दे दी कि भाई सिपाहियों ने रिवोल्ट किया है, मेरे पास आया लीडरशिप मैंने दे दिया है, बट आप लोग सप्रेस करो। फिर इनको लगा कि नहीं यार ये अच्छा मौका है, जीत सकते हैं सिपाहियों के साथ, तो लड़े भी और बहुत ही ब्रेवली फाइट भी किया। खैर देखें तो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थे जहां पे रिवोल्ट हुआ उसमें आता है कानपुर, इंपॉर्टेंट, और तो बहुत जगह फैला वैसे, कानपुर हो गया, फिर आया आपका बरेली, कानपुर बरेली, इसके अलावा बिहार आरा, कौन उसको मना कर सकता है, ठीक है, बनारस, इलाहाबाद, झांसी, बरेली, जगदीशपुर, इलाहाबाद भी लिखो, जगदीशपुर जहां के निवासी थे वीर कुंवर सिंह साहब, बिहार में, जगदीशपुर, बनारस, बनारस, ये तमाम जगह में विद्रोह हुआ। बनारस के अलावा और भी जगह है जैसे कि झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, लखनऊ, ठीक है, झांसी, लखनऊ, झांसी, ठीक है, फिर आता है लखनऊ भी आ जाएगा, यहां लिखता हूं। इस तरीके से कुछ ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इसके अलावा भी बहुत जगह हुआ, छोटे छोटे प्लेसेस में हुआ, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसमें कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी वगैरह आता है। तो इन सब जगहों में विद्रोह काफी जो है, काफी जबरदस्त विद्रोह चल रहा था सिपाहियों का, लेकिन सिपाहियों को इन जगहों में विद्रोह के लिए लीडर्स की जरूरत थी, लीडर्स की जरूरत थी, और लीडर्स कौन होते वो सोच रहे थे सिपाही कि किसको लीडर बनाया जाए इन जगहों पे। तो सिपाहियों को लगा कि भाई ट्रेडिशनल जो जमींदार थे जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी वो आक्रोश में हैं, और जब वो पहुंचे उनके पास तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट भी किया कि भाई तुम लोग आए हो तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स थे उनका सपोर्ट मिला इसको पूरा, ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट मिला। तो जैसे कि कानपुर में थे एडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, नाना साहब, इनका नाम है नाना साहब। कानपुर को किसने लीड किया? नाना साहब। इनके साथ कहानी ये हुई थी कि जो पेशवा था, पेशवा ने इनको बोला कि तुम जो है एडॉप्टेड सन हो, एडॉप्टेड सन हो, लास्ट पेशवा का बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन हो। तो ब्रिटिशर्स की एक नीति थी कि भाई अगर कोई एडॉप्टेड सन है, अपना खून नहीं है, तो उसको जो है उस पार्टिकुलर जगह का शासक नहीं बनाया जाएगा और उसको ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया जाएगा। तो इसी वजह से नाना साहब नाराज थे क्योंकि इनको पेशवा नहीं बनाया गया था, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से, क्योंकि ये एडॉप्टेड सन थे, खुद के सन नहीं थे। तो ये उस समय वहां से भाग के आके कानपुर में रह रहे थे, और जब ये रिवोल्ट हुआ तब इनको एक मौका मिल गया कानपुर को लीड करने के लिए, ठीक है। ये आखिरी पेशवा जो उसके बेटे थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, और इनको पेशवा नहीं बनाया गया, तो ये दुखी थे। फिर आता है बरेली। तो बरेली में मैंने बताया कि खान बहादुर जो थे उन्होंने लीड किया, खान बहादुर, खान बहादुर जो थे जिन्होंने लीड तो किया बरेली को, एक पेंशनर थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स के पैसों पे टुकड़ों पे पल रहे थे उस समय, इनकी जमींदारी इनसे छीन ली गई थी बरेली की। लेकिन ये शुरू में घबराए, बहुत घबराए, जब इनके पास जब सिपाही पहुंचे तब इनको डर लग गया कि मेरा पेंशन भी ना छीन जाए, ठीक है, पेंशन भी छीन जाएगा और मुझे काफी नुकसान भी हो जाएगा। तो ये डर के मारे ब्रिटिशर्स को सूचित कर दिया इन्होंने कि मेरे पास सिपाही आए हैं, बोल रहे हैं कि आप लीडर बन जाओ, तो यार आप देख लो, आप लोग इसको सप्रेस कर दो, मैं नहीं बनूंगा इनका लीडर। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने सिपाहियों का जोश देखा तो इनको लगा कि नहीं यार ये अच्छा मौका है, और बाद में इन्होंने 40,000 की फौज इकट्ठा करी और जबरदस्त फाइट भी किया। तो शुरू शुरू में डाउट में थे, जस्ट लाइक बहादुर शाह जफर की तरीके से। खैर फिर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो लीड कर रहे थे मोहम्मद अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो इलाहाबाद को मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे, ठीक है,
जगदीशपुर को तो सभी जानते हैं, जगदीशपुर को बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे और ओल्ड एज्ड मैन थे, काफी एज इनका ज्यादा था, उस समय 78 साल के आसपास इनकी उम्र थी। फिर भी मतलब किसी भी यंग आदमी से कम नहीं लड़े ये। इनका हाथ भी कट गया था, हाथ कट गया था लड़ते लड़ते, तो हाथ को इन्होंने फेंक दिया, गंगा में बहा दिया और लड़े, आखिरी सांसों तक लड़े और मतलब अपनी इंजरी की वजह से इनका देहांत हुआ था। तो बिहार को लीड किया इन्होंने, जगदीशपुर को कह सकते हैं, आरा को कह सकते हैं, इन्होंने लीड किया कुंवर सिंह। बिहार में सबसे बड़े जो है लीडर बने 1857 के विद्रोह के। फिर आता है बनारस, झांसी। झांसी को कौन भुला सकता है? झांसी जो है यहाँ पे लीड किया है इसको रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई भी यही बोल रही थी, क्योंकि इनका जो बेटा था काफी छोटा था और इनके हस्बैंड का, ठीक है, देहांत हो गया था, तो ये बोल रही थी कि मुझे क्वीन बनने दो, मुझे शासन करने दो। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के ब्रिटिशर्स ने कि भाई तुम्हारा कोई बेटा बड़ा नहीं है, तुम्हारा पति भी मर गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग जाएगा और तुम्हारा जो राजपाट है वो एनेक्स कर लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इनको भी जो है इसी वजह से दुखी थी कि भाई मुझे शासन नहीं करने दिया इन्होंने, इस वजह से झांसी को इन्होंने लीड कर दिया। ठीक है, फिर आता है लखनऊ। लखनऊ में बिरजिस कादिर का नाम आता है एंड उनकी माता जी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल एंड इनके बेटे बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर का नाम आता है। ठीक है, ये इन्होंने लीड किया लखनऊ को। खुद ये बेगम थी, इनके पति को मिस गवर्नमेंट के नाम पे हटा दिया गया था, राजपाट छीन लिया गया था, तो ये लोग भी दुखी थे, तो इन्होंने वहां पे लीड किया। ठीक है, इस तरीके से जो है लीडरशिप चलता रहा, लीडरशिप चलता रहा और सिपाही विद्रोह आगे बढ़ता रहा। ठीक है, सिपाही विद्रोह आगे बढ़ता रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मद्रास आर्मी जो थी, इसको मिटा देता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, सिपाही रिवोल्ट को। वंस अगेन वेलकम टू द प्रभावी कंपटीशन हब एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लगातार कंटेंट देखने के लिए एंड दोस्तों में भी शेयर कीजिए इन वीडियोस को। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूरा देखा था कि कहाँ तक जो है फैलाव था इस पर्टिकुलर सिपाही रिपोर्ट का, जो कि स्टार्ट हुआ था मेरठ से एंड दिल्ली गया, दिल्ली के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड छिटपुट ये पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी फैला था। इसके लीडर्स की चर्चा हमने करी थी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द रीजन्स। क्या रीजन्स थे इसके, रीजन्स क्या थे? ठीक है, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीजन्स क्या क्या थे कि भाई क्यों ये सिपाही रिवोल्ट फैला, क्या कारण थे कि सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो कारण निकल के आता है वो है रिलीजियस कॉजेस। ठीक है, रिलीजियस कॉजेस। अब देखो, रिलीजियस कॉजेस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें वेराइटी ऑफ कॉजेस आ जाते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जो मिशनरी आके अपना जो है कन्वर्जन एक तरीके से कह सकते हैं कि कराने की कोशिश कर रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको इनवाइट करके इंडिया में लोगों को कन्वर्ट कराने का काम कर रही थी। ठीक है, तो रिलीजियस कॉज नंबर 1 की मिशनरी लगातार आ रही थी और पूरे खुले तरीके से बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छूट दे रखा था कि भाई जहां भी मन करे अपना सेटअप करो और लोगों को जो है क्रिश्चियन बनाने का काम करो। तो एक तो कारण रिलीजन में ये है।
कि भाई पूरा जो है मिशनरी आके यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम कर रही थी, खासकर ऐसे एरिया में जैसे कि कोई ट्राइबल एरिया है, तो उनको ऐसा ल्योर किया जा रहा था कि भाई ट्राइबल हो, कोई फायदा है नहीं, कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियन में तो लैंड राइट दे देंगे, ये तमाम चीजें जो है हो रही थी। ठीक है, तो रिलीजियस कॉजेज थे, रिलीजियस कॉजेज में और भी बहुत सारे कॉजेज थे कि जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं कि सिपाही जो है इनको समुंदर क्रॉस करके कई बार बर्मा वगैरह की लड़ाई में जाना पड़ता था, एंड हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से क्रॉसिंग द सी वाज एक्चुअली इट वाज कंसीडर्ड एज लूजिंग ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि आप कोई बंदा जो है समुद्र क्रॉस करता है तो उसको माना जाता था कि वो अपने रिलीजन को लॉस कर देता है। ठीक है, तो रिलीजियस कॉजेज थे। नंबर 2, जो सिपोई थे दे वर बेसिकली प्रीडोमिनेंटली दे वर फ्रॉम अवध। ठीक है, अवध से ही बिलोंग करते थे सिपाही, प्रीडोमिनेंटली अवध से बिलोंग करते थे। तो अवध से बिलोंग करने का उनका जो है वो एक कहीं ना कहीं कारण बना, क्योंकि होता क्या था कि अवध में किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स जो है कहीं ना कहीं लिया जाता था। इतना ज्यादा टैक्स था कि टैक्स पे नहीं कर पाते थे और काफी ग्रीवियस कंडीशन में आ चुके थे अवध के किसान। तो किसानों के ही बेटे थे, एक तरीके से देखा जाए तो किसान ही थे, बस यूनिफॉर्म में सर्विस दे रहे थे। तो प्रीडोमिनेंटली अवध से बिलोंग करते थे, अवध में तमाम तरीके की दिक्कतें थी। ठीक है, एंड जो है कहीं ना कहीं अवध वेस्टर्न प्रोविंस वगैरह से बिलोंग करते थे। ये एक कारण बना कि किसानों की तकलीफ इनकी तकलीफ थी और ये ब्रिटिश सरकार से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। तो दूसरा कारण हो गया कि दे वर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द अवध रीजन, एंड अवध जो है काफी सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। ठीक है, शुरू में जो तीसरा कारण है, देखिए तीसरा कारण है डिस्क्रिमिनेशन among British sepoys and Indian sepoys। ये डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था कि भाई कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिपॉइज को ज्यादा सैलरी मिलती थी इंडियन सिपॉइज से। ब्रिटिश सिपॉइज की जो सर्विस कंडीशन थी वो इंडियन सिपॉइज से ज्यादा अच्छी थी। उनको छुट्टियां, उनकी तमाम चीजें बहुत अच्छे से केयर की जाती थी, उनका रख रखाव सब कुछ बहुत ही अच्छा था। जबकि वही इंडियन सिपॉइज अपने सेम रैंक में भी जो है कम सैलरी पाते थे व्हाइट सिपॉइज के अगेंस्ट में, ब्रिटिश सिपॉइज के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लगातार ग्रो हो रहा था कि भाई हमें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अलग तरीके से ट्रीट करती है, हमारा जो है हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, साथ में एक और रीजन बताया जाता है कि अफगान वार हुआ था। ठीक है, अफगान वार हुआ था जिसमें भारतीय सिपाही गए थे लड़ने के लिए। ठीक है, अफगान वार में भारतीय सिपाही गए थे और लड़े थे ब्रेवली, काफी ब्रेवली लड़े थे। बट इस वार में क्या था, जो सिपाही गए थे उनको रसद की सामग्री ठीक से प्रोवाइड नहीं की गई थी और अफगान वार में इनको कुछ भी खाना पड़ा था। इनफैक्ट देखिए इंडियन सिपाही जनरली हिंदू होते हैं, हिंदू थे, एंड ये लोग मतलब मीट वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन रास्ते में इनको कुछ भी खाना पड़ा था जिससे कि ये सरवाइव कर सके। इस वजह से इनको फील हुआ कि हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो गया। ठीक है, वो कुछ भी खाते थे, जो भी मिलता था वो भी खा लेते थे, कुछ भी पीते थे। इस तरीके से जो है इनको अगेन एक मतलब फील हुआ कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट होता है इस पार्टिकुलर, ठीक है, लड़ाई के साथ में। तो ये सब कारण है, 4 कारण है, और कारण बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक कहीं ना कहीं र्यूमर फैल रहा था, ये रिलीजियस कॉज में आ जाएगा। र्यूमर फैल रहा था कि मिशनरी जो है पूरा कन्वर्ट करना चाहती, पूरे भारत को जो है क्रिश्चियन बनाना चाहती, और कहीं ना कहीं सही भी था, र्यूमर था, बट
पूरे को नहीं बनाना चाहती थी उस समय मिशनरीज, लेकिन पूरा र्यूमर फैल गया था कि पूरे भारत को जो है फोर्स कन्वर्जन ना कहीं कर दे। ठीक है, अपने सैलरी से, सर्विस कंडीशन से खुश नहीं थे। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स जो थे, मैंने बताया कि ब्रिटिश सिपाही से कम मिलता था इंडियन सिपाहीज को, सर्विस कंडीशन भी अच्छा नहीं था, एंड कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट को देखते हुए, ब्रिटिश सिपाहीज को देखते हुए इंडियन सिपाहीज काफी दुखी थे, खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे। इमोल्यूमेंट को लेकर सेंस ऑफ डिप्राइवेशन था, क्योंकि ब्रिटिश सिपाहीज को बहुत अच्छे से केयर किया जाता था, वही इंडियन सिपाहीज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये किसान ही थे, देवर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम अवध। ठीक है, पीजेंट इन यूनिफॉर्म, मैंने बताया कि ये हुआ करते थे। ठीक है, बस किसान ही थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तो वो जो दिक्कतें थी वहां के अवध की किसानों की, तो वो कहीं ना कहीं उसको समझते थे। ठीक है, समझते थे और चाहते थे कि कोई चेंज आए। अच्छा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत बड़ा कारण बना है इस पर्टिकुलर जो है, 5वां नंबर लिखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है मेनली जो है जमींदारी सिस्टम चलता था इस पर्टिकुलर रीजन में, और जमींदार जो थे वो किसानों को मतलब टीनेंट की तरीके से बनाया हुआ था, बंधुआ मजदूर की तरीके से बनाया हुआ था। और ये सिस्टम कौन लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू का था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। तो किसानों के तो बच्चे थे, पर्टिकुलरली ये जो सिपाही थे, तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण माना जाता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके अलावा एनेक्सेशन एंड कॉन्फिकेशन ऑफ लैंड जो किसानों का था, ये जो है कहीं ना कहीं एक कारण बना। ठीक है, एक कारण बना। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। तो ये सब कारण थे दोस्तों सिपाही जो है रिवोल्ट के। और भी कारण हम इसी से एलाइड देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो रोहिलखंड वाला जो रीजन है, वहां पे बहुत सारे पिटीशन रेज किए गए, क्योंकि वहां पे ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज किया गया था टैक्स को। तो वो अगेन आपको किसानों लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जैसे कि अवध में जो था कि भाई जो जमींदार थे, ट्रेडिशनल जो जमींदार थे, उनकी जमीनें छीन के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत नए जमींदारों को दे दिया गया था, तो वो भी काफी दुखी थे। और यही कारण है कि जो है ऐसे किसान जो थे, जो कि लैंड ऑनर थे, बहुत बड़े लैंड को पहले मालिक थे, वो जमींदार थे पहले, वो जो है कहीं ना कहीं दुखी हो गए थे, क्योंकि नए रेवेन्यू सिस्टम के तहत जो ज्यादा टैक्स देता था उसको जमींदारी सिस्टम के तहत लैंड का पूरा पार्सल ब्रिटिश गवर्नमेंट अलॉट कर देती थी। इस वजह से जो पहले वाले जो जमींदार थे, उन्होंने इसको लीड करने का काम किया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग दुखी हैं, नाराज हैं, तो हम इस पर्टिकुलर क्यों ना सिपाही रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे लीड करते हैं। ठीक है, उसे लीड करते हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें सिविल पॉपुलेशन का साथ तो मिला। रीजन्स को मिटा देते हैं कि रीजन्स हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, सिविल पॉपुलेशन का साथ मिला, ठीक है, लेकिन सिविल पॉपुलेशन का साथ इतना ज्यादा नहीं मिला। ठीक है, सिविल पॉपुलेशन का साथ मिला, बट सिविल पॉपुलेशन का जो ये साथ है, सिपाहियों के साथ जो है सिविल पॉपुलेशन जो है थोड़ा कम इनका सपोर्ट रहा। ठीक है, अगर पूरे जो है पूरा समाज जो है सिपाहियों का साथ देता, जैसे कि मिडिल क्लास के लोग, जो उस समय के इंटेलिजेंशिया थे, जो बुद्धि होल्ड करते थे और समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। सिविल पॉपुलेशन ने भी पूरा साथ नहीं दिया, लेकिन इतना ज्यादा साथ जो कि मतलब फुल सपोर्ट होता है ना, वो नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि दिक्कत की बात रही। खैर, गवर्नमेंट की अगर कोर्स देखें इसका पर्टिकुलरली कि कैसे जो है ये कोर्स रहा, कैसे क्या क्या हुआ इसमें, कि भाई कैसे जो है सिपाहियों ने इस रिवोल्ट को आगे तक फैलाया और क्या क्या किया, तो उसकी बात करें तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जो है
डिस्ट्रॉय किया गया, ट्रेजरी को प्लंडर किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी इसको डिस्ट्रॉयड कह सकते, डिस्ट्रॉय किया गया। ट्रेजरी जो था, खजाना था, ट्रेजरी जो था उसे लूटा गया, ट्रेजरी जो था वो प्लंडर किया गया, लूटा गया। जो सरकारी संस्थाएं थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग तो तोड़ी मोड़ी ही गई, कहीं ना कहीं सरकार के काम करने को जो है क्षतिग्रस्त करने का पूरा कोशिश किया गया। और जो बैरक्स थे, जो आर्मरी थी, आर्मरी वगैरह, जो आर्मरी वगैरह हुआ करती थी उस समय, आर्मरी कहते हैं जो जहां पे गन वगैरह कारतूस वगैरह होता है, आर्मरी वगैरह को भी लूटा गया, ठीक है, ताकि हथियार इनको मिल सके, ठीक है, हथियार मिल सके। तो आर्मरी उस समय की जो थी उनको भी लूटा गया था। कोर्ट हाउसेस वगैरह जलाए गए थे, प्रिजन्स को जो है छुड़ाया गया था, कोर्ट हाउसेस वगैरह जो है जलाए गए थे, ठीक है, कोर्ट हाउसेस burned और prisons were freed, इनको छुड़ाया गया, ठीक है, प्रिजन्स जो थे इनको भी छुड़ाया गया, कोर्ट हाउसेस को जलाया गया। देखिए एक बार फिर से बता दो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उस समय, ट्रेजरी वगैरह को लूटा जा रहा था ताकि पैसा उनके पास आ सके। आर्मरी जो थी उस समय की उसको लूटपाट की जा रही थी ताकि उनके पास हथियार और कारतूस आ सके। कोर्ट हाउसेस वगैरह जलाए जा रहे थे, प्रिजन्स जो भी थे उनको छुड़ाया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन रहा इनका, क्या क्या किया उन्होंने, ये सब काम करने का काम किया, ठीक है, ये सब काम हुआ इस दौरान। इसके आगे की बात करें तो ये तमाम चीज करने के बाद भी जो है काफी फेल हो गया ये, मतलब इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। खैर उसकी बात देखेंगे। इसके अलावा क्या हुआ, समाज के बहुत सारे वर्ग ने जो है साथ दिया इसमें, ये सब काम करने में, जिसमें से सबसे ऊपर आता है जो हैंडीक्राफ्ट वाले आर्टिशन थे, आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन जो थे, आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्टमैन, क्राफ्ट्समैन सपोर्टेड दिस, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन के अगेंस्ट जा रही थी। ये क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स जो है भारत से ले जा रहे थे विदेशों में, वहां से फाइनल गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल के तौर पे कॉटन ले गए यहाँ से और अपने देश में जाके वहां पे बढ़िया शर्ट बनाया और इंडियन मार्केट में लाके बेच दिया। तो इससे क्या है, जो भारत के आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, वो उनको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से फाइनल गुड बन के आता था और उसी को इंडियन मार्केट में अच्छे दामों पे बेचा करते थे। तो ये दुखी थे ये लोग, आर्टिशंस जो थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन जो थे, स्मिथ्स जो थे, तमाम जो है ये दुखी थे और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को। बट सिविल पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम मात्रा में थी, फिर से मैं बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो कोर्स ऑफ एक्शन में था वो एक्चुअली कह सकते हैं कि मतलब बहादुर शाह जफर की तरफ से था, ऊपर के लेवल से था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को जो है यहाँ पे बना दिया गया था शहंशाह हिंदुस्तान। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, लेटर जारी किया, लेटर जो है इशू किया, लेटर इशूड फ्रॉम हायर अथॉरिटी, लिख देते हैं फ्रॉम बहादुर शाह जफर या फिर हायर अथॉरिटी कह सकते हैं, ऊपर से मतलब दिल्ली से ये इशू हुआ। सारे जो है देश में जो लोग मतलब लीड कर रहे थे हायर अथॉरिटी से, उनको लेटर जारी किया गया नेबरिंग स्टेट्स को, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग इस बढ़ चढ़ के इस पार्टिकुलर रिबेलियन को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। तो ये भी कोर्स ऑफ एक्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करने का एक अच्छा एग्जांपल है। बट इतनी अच्छी तरीके से ये काम नहीं हुआ, लेटर इशू कर देने से खाली नहीं होता है, इसको फॉलो अप करना, काम हो रहा है कि नहीं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा वीक दिखा, बट ये काम हुआ था, लेटर इशू किया गया था हायर अथॉरिटी से, कहने का मतलब है दिल्ली से बाकी नेबरिंग स्टेट को कि भाई बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए
सिपाहियों का, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जीत जाएंगे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। दिल्ली में एक कोर्ट बनाया गया था, दिल्ली में एक कोर्ट भी बनाया गया, दिल्ली में कोर्ट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 10 मेंबर थे, ठीक है, शासन करने के लिए टेम्पोरली एक कोर्ट बनाया गया जिसमें 10 मेंबर थे, ठीक है। 6 जो थे आर्मी से थे और 4 इसमें सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, ठीक है। इसमें 10 मेंबर का एक कोर्ट बना ताकि गवर्नेंस या फिर जैसे कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए 10 मेंबर का एक कोर्ट बना दिल्ली में, और इसमें 6 आर्मी से थे, 6 आर्मी से मेंबर थे, प्लस इसमें 4 जो है सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की छोटे लेवल पे ही सही लेकिन कोशिश की गई, कोर्ट बना के लेटर इशू करके, ठीक है, ये कोशिश जरूर की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाता हूं। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन अभी तक चल रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन यहां तक तो अच्छी बात है, बट दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि भाई तमाम इतने एक्शन लेने के बाद भी ये जो सिपॉय रिवोल्ट है इसे सप्रेस कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। इट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है सप्रेस कर दिया गया, सप्रेस किया गया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वीकनेस थी इस पार्टिकुलर मूवमेंट में, इस पार्टिकुलर रिवोल्ट में कहीं ना कहीं वीकनेसेस थी। नंबर 1 जो वीकनेसेस देखेंगे, कह सकते हैं कि रीजन फॉर फेल्योर, रीजन फॉर फेल्योर देख लेते हैं एक बार। रीजन ऑफ फेल्योर देखेंगे तो सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है वो आता है कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज्ड ब्रिटिश पावर, ठीक है। ब्रिटिश जो थे, कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज्ड आर्मी ऑफ ब्रिटिश, मॉडर्नाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी वर्सेस unorganized and backward, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर, ट्रेडिशनल वार इक्विपमेंट्स। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे थे उस समय के, उनके पास जो तोप थे, उनके पास जो बंदूकें थी, वो कहीं ना कहीं हावी पड़ रही थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हावी पड़ रही थी किसके ऊपर? जो स्पाइक से लड़ाई कर रहे थे, जो भाले से, बर्छी से लड़ाई कर रहे थे इंडियन सिपॉइज, ठीक है। तो और वो लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। ज्यादा ऑर्गेनाइज कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो थे वो पूरा सेंट्रली ऑर्गेनाइज थे, उनके पास पूरी मशीनरी थी, कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, लेकिन इंडियन सिपॉइज को खबर ही नहीं फैल रही थी। तो एक तरफ बर्छी भाला से लड़ाई हो रहा था और एक तरफ मॉडर्न तोप और कारखाने चल रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। जो हमने ये बिपिन चंद्रा की बुक स्टार्ट करी हुई है उसमें हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारा कंटेंट देख लिया है। हमने ये देखा था कि कैसे लीडर्स ने सपोर्ट किया, कहाँ से किसने सपोर्ट किया, कारण क्या थे सिपाही रिवोल्ट के। अब हम जान लेते हैं कि क्या वो कारण रहे कि सिपाही रिवोल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ इन टर्म्स
कह सकते हैं कि जो मतलब पोटेंशियल था इस विद्रोह में कि भाई पूरी कंट्री को आजाद कर सकता है ये कर नहीं पाया। तो इसके फेलियर के रीजन जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेलियर के रीजन जानते हैं इससे पहले बता दूं, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहला रीजन तो ये था कि भैया एक तरफ लड़ाई थी मॉडर्न डे वेपन्स से, ठीक है, मॉडर्न डे वेपन्स, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास थी। उस समय की जो भी मॉडर्न डे की वेपन्स हुआ करती थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। दूसरे तरफ जो हमारे सिपाही थे वो लड़ रहे थे कैसे, वो स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से, स्पाइक से, एंड बिल्कुल कह सकते हैं कि वेपन्स इनके जो थे ना काफी वैसे नहीं थे, मॉडर्न डे के वेपन नहीं थे। अब एक तरफ तलवार हो, स्पाइक बर्छी भाला हो, और दूसरी तरफ मॉडर्न डे के वेपन्स हो, ठीक है, जैसे कि उस समय की बंदूकें, बहुत अच्छी अच्छी बंदूकें, तोपें एक तरफ थी, तो उनसे टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीजन आता है इसमें कि सपोर्ट सपोर्ट का इशू रहा। जो कंट्री को का पूरा सपोर्ट चाहिए था ना, कंट्री सपोर्ट जो चाहिए था, पूरा सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो सपोर्ट मिला नहीं, वॉज नॉट अवेलेबल, ठीक है। कंट्री ने पूरा सपोर्ट दिया नहीं। रीजन ये बड़ा माना जाता है इसलिए क्योंकि मर्चेंट्स उस समय के जो कि काफी ज्यादा पैसे से सपोर्ट कर सकते थे, और इसके अलावा मर्चेंट के अलावा जो उस समय के इंटेलिजेंशिया थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। थोड़े बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बट कंट्री एज ए होल सिविलियन सपोर्ट इसमें पूरा मिला नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, लीडरशिप की दिक्कत है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये भी माना जाता है कि लीडरशिप बहुत ही पुअर था, पुअरली सर्व्ड लीडरशिप। लीडरशिप जो था वो काफी पुअर था। मैं बता दूं कि खुद बहादुर शाह जफर शुरू में काफी कंफ्यूजन में था कि मैं इस पर्टिकुलर विद्रोह को सपोर्ट करूं कि नहीं करूं, मैं इसे अपना लीडरशिप दूं कि ना दूं, क्योंकि वो कंफ्यूज था। वो ऑलरेडी एक पेंशनर था, पेंशनर होने की वजह से उसको लग रहा था कि मेरा पेंशन भी जाएगा, ब्रिटिशर्स मुझे मार भी देंगे, और दूसरी तरफ सिपाही उसको फोर्स कर रहे थे कि नहीं भाई आपको तो बनना ही बनना है, आपको हमारा लीडरशिप करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं पुअरली सर्व लीडरशिप देखा गया, खासकर वैसे लीडर्स में जैसे कि बहादुर शाह जफर, इसके अलावा भी बहुत सारे, बरेली का खान बहादुर, तो ये सब ऐसे लीडर थे जो शुरू शुरू में कंफ्यूज थे और इन टर्म्स काफी लंबे समय तक कंफ्यूज रहे। तो लीडरशिप अच्छी होती तो शायद जरूर इसका निष्कर्ष जो था, फाइनल जो इसका इंड रिजल्ट आता वो अलग होता, ठीक है, इंड रिजल्ट जो आता वो अलग होता। तो एक्चुअली चौथा रीजन कहा जाता है कि सिपाही खुद अपने ही सिपाही से लड़ रहे थे, ठीक है, सिपाहीज वेयर फाइटिंग टू देयर ओन सिपाहीज। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं कि सिपाहीज वर फाइटिंग टू देयर ओन सिपाहीज, क्योंकि हाफ ऑफ द सिपाहीज ने जो है रिवोल्ट किया था और हाफ ने नहीं किया था। वो हाफ जो नहीं किया था उन्होंने वो क्या कर रहे थे, जो हाफ रिवोल्ट किए थे उससे लड़ रहे थे। और एक अच्छा एग्जांपल बता दूं, जब लाल किले का जो फोर्ट है उसका जो कश्मीरी गेट को जब तोड़ा जा रहा था, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि उसमें जो हमारे बंदे थे, हमारे ट्रूप्स थे, वो 3200, ठीक है, 3200 इंडियन ट्रूप थे और 1700 जो थे वो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश के ट्रूप्स थे, ठीक है, ओवरऑल इस फाइट में। और जो वो कश्मीरी गेट को तोड़ा गया उसमें 6 ब्रिटिश ऑफिसर थे एंड 24 इंडियन जो है उसमें इंडियन सिपाहीज थे। तो कहीं ना कहीं अपने सिपाहीज, खुद के सिपाहीज से ही लड़ रहे थे,
ये एक बड़ा कारण बना कि भाई ये फेल हो गया। ठीक है, लीडरशिप की कमी तो रही। जीनत महल का नाम आता है, बहादुर शाह जफर का नाम आता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस किया, इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को कैसे सप्रेस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहा ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ सिपाही रिवोल्ट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस किया। ठीक है, सप्रेस किया, और उसका एक सीक्वेंस रहा। सबसे पहले जो है सप्रेशन हुआ दिल्ली का। दिल्ली का सबसे पहले सप्रेशन हुआ। दिल्ली का सप्रेशन जो हुआ वो हुआ 20 सितंबर 1857 को। 20 सितंबर 1857 को इसका सप्रेशन हो गया। एंड बहादुर शाह जफर को कैदी बना के बर्मा भेज दिया गया। ठीक है, वो हुमायूं टॉम में छुपा हुआ था, वहां से उसको पकड़ा गया। बहादुर शाह जफर हुमायूं टॉम में छुपा था, वहां से पकड़ा गया एंड उसे बर्मा फाइनली जो है सजा सुना के बर्मा भेज दिया गया। तो पहला जो था वो दिल्ली था, फॉल किया। ठीक है, दूसरा जो कैप्चरिंग हुआ उसमें आता है, नेक्स्ट आता है आपका रानी, जो झांसी था, झांसी। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, और झांसी को जनरल ह्यूज रो ने कैप्चर किया। रानी को हराया, रानी की मृत्यु हो गई। लेकिन जनरल ह्यूज रो ने बाद में अप्रिशिएट किया रानी के एफर्ट को, और ये कहा कि इस पार्टिकुलर विद्रोह में एकमात्र मर्द जो था वो रानी ही था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ही थी। ठीक है, तो झांसी फॉल हुआ कब? झांसी जो है में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। एंड 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को इसे कैप्चर किया गया जनरल ह्यूज रोज के द्वारा। जनरल ह्यूज रोज के द्वारा इसे कैप्चर किया गया। थर्ड पे आता है, अब देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा। ये एक बुजुर्ग थे, लेकिन लड़े इतने अच्छे तरीके से कि इनका नाम हो गया था। ही फाइनली बेसिकली देखा जाए तो कुंवर सिंह की मृत्यु जो है जगदीशपुर को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह डायड ऑन किस डेट को? इनकी मृत्यु हुई 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इनको चोट लग गया था, इनका हाथ कट गया था, काफी बहादुर थे। हाथ में गोली लगी थी, तो हाथ काट के इन्होंने गंगा में बहा दिया, और कुछ दिन तक सरवाइव किए। फाइनली 9 मई को इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इनकी मृत्यु के बाद भी इनके भाई साहब जो थे अमर सिंह, उन्होंने लीड किया था। ठीक है, उन्होंने लीड किया था। फिर आता है कुंवर सिंह के बाद नाना साहब, जो कि कानपुर को लीड कर रहे थे। तो नाना साहब जो थे
ये कानपुर को लीड कर रहे थे, ये नेपाल चले गए। नेपाल, ही एस्केप्ड टू नेपाल 1859 में ये नेपाल चले गए। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ भी कानपुर में भी जो है ये मूवमेंट काफी डाउन हो गया। ठीक है, काफी डाउन हो गया। तात्या टोपे जो कि गुरिल्ला वार लड़ते रहे, तात्या टोपे जो थे जो कि गुरिल्ला वार लड़ते रहे, तांतिया टोपे उनका नाम आता है गुरिल्ला वार में। ये गुरिल्ला वार लड़ते रहे। गुरिल्ला वार जो होता है दोस्तों, वो ऐसा वार होता है जिसमें आदमी घात लगा के जब पोजीशन में अच्छे में आ जाता है तो दूसरे सेना पे अटैक करता है। इनका नाम गुरिल्ला वार से जुड़ता है, और इनको भी जमींदारों ने धोखा देके पकड़वा दिया ब्रिटिशर्स को, और इन्हें जो है हैंग कर दिया गया। ठीक है, मौत की सजा इन्हें दे दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तात्या टोपे। तमाम सप्रेशन के बाद भी देखें, कुछ भी कह लो कि फेल हो गया, तमाम चीज लोग कहते हैं इसके बारे में, लेकिन जो एफर्ट था कंट्री को इमांसिपेट करने का, कंट्री को दूसरे के हाथों से बाहर निकालने का, इस एफर्ट की सराहना हमेशा होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि एक ग्रैंड पर्पस इसने जो है कहीं ना कहीं सर्व किया। दैट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को, सिपाही रिवोल्ट को एक सोर्स की तरीके से माना जाता है, सोर्स ऑफ कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन फॉर द नेशनल लिबरेशन मूवमेंट इसको माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिपाही रिवोल्ट खत्म होता है। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग हिस्ट्री को, और सिविल रिबेलियंस, ट्राइबल अपराइजिंग वगैरह जो हुए थे इसके बाद वाले, उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।